जहां पर दुनिया के बाकी लीडर्स को लग रहा था कि डेमोक्रेसी की वजह से डिसयूनिटी आएगी, इंडिया के लीडर्स को लग रहा था कि इस डाइवर्सिटी को एकता में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी में चेंज करने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। कांग्रेस इतनी सीट्स ला रही है, उसका 1/10 सीट्स भी क्या नहीं कर रही, लेकर नहीं आ पा रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कांग्रेस के 360 सीट्स है, डिवाइड बाय 10 कर दो कितना, कोई 36 सीट्स भी नहीं ला पा रही। कांग्रेस क्या कर रहा है, हर एक बंदे को टॉलरेट करके चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग दिस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस ने यही सेम चीज फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में करी। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। इस वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे और इंडिया ने उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया। आप सबको स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस, सिनेरियो अराउंड द वर्ल्ड। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया आजाद हो रहा है 1947 में, और इंडिया के साथ साथ दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आजाद हो रही है ना। एग्जांपल के तौर पे पड़ोसी ले लो, पाकिस्तान आजाद हो रहा है 1949 में, चाइना आजाद हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका आजाद हो रहा है 1948 में, ठीक है, बांग्लादेश भी उसके साथ, बांग्लादेश आगे जाकर आजाद होगा वैसे तो 1971 में, लेकिन पाकिस्तान का ही पार्ट था तो वो भी आजाद हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आजाद हो रही है, बहुत सारी एशियन कंट्रीज आजाद हो रही है 1947 के बाद से। अब सीन क्या है, जब ये सारी की सारी कंट्रीज आजाद हो रही है, क्या ये सारी की सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करना चाहती है या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, लीडर्स इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लीडर्स ने ये डिसाइड करा कि यार हमारे कंट्री में अगर हम लोगों ने डेमोक्रेसी ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, ठीक है, तो चाइना नहीं चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, चाइना चाहता था कि वहाँ पे कम्युनिज्म रहे या कम्युनिस्ट सिस्टम रहे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो पाकिस्तान आज़ाद तो हमारे साथ हुआ है 1947 में, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन इसके कब होने वाले, सबसे पहले इलेक्शन इसके 1970 में होंगे, मतलब 1970 तक डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लीडर्स थे जिनका ये कहना था कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुआ है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देंगे तो लोगों के पास फ्रीडम ऑफ राइट आ जाएगा, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। और अब लोग क्या करेंगे, अब लोग भी चुनाव लड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत गजबज मच जाएगी, ठीक है। तो अब बहुत सारे लीडर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं आएगी अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. इन लोगों का कहना था, इन लोगों का कहना था कि अगर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देते हैं हम अपनी कंट्री में तो नेशनल यूनिटी बिगड़ सकती है ना। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी और लोग आपस में क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी आने की वजह से हमारी नेशनल यूनिटी टूटने का चांसेस है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है नेशनल यूनिटी, ठीक है। नेशनल यूनिटी के अलावा हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हम पहले नेशन बनाएंगे, डेमोक्रेसी के बाद में देख लेंगे, है ना। कुछ साल बाद, 10, 15, 20, 25 साल बाद देखेंगे कि अगर हमें लगेगा भैया सिचुएशन ठीक है तो हम लोग डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग रेडी नहीं है, ठीक है। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule with variations which were difficult to remove once established। और इसी वजह से इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने डेमोक्रेसी छोड़ के अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट्स अपनाए, है ना, अलग अलग तरीके का सिस्टम अपनाया, और वो अलग अलग सिस्टम एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। किसने किसने कैसा कैसा सिस्टम बनाया था। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की बात करें तो चाइना ने वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, कम्युनिज्म स्टार्ट किया, और आज तक उनका कम्युनिज्म ही चल रहा है, अभी तक वो डेमोक्रेसी ला नहीं पाए, है ना। इकोनॉमी में कैपिटलिज्म चल रहा है उनके यहाँ पर, लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी क्या चल रहा है उनके यहाँ पर, कम्युनिज्म ही चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ कोरिया में आज भी कम्युनिज्म चल रहा है ना, आज भी तानाशाही चल रही है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का लीडर कौन है, उसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आइए आगे देखते हैं। तब तक व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया, ये बोल रहा है कि इंडिया में क्या सिचुएशन थी, इंडिया के लीडर्स के दिमाग में क्या था, क्या इंडिया वाले डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए रेडी है
है ना, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से ज्यादा डाइवर्स नेशन है ही नहीं दुनिया में, है ना। और बाकी लोग अगर डाइवर्सिटी से डर के क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या इंडिया करेगा? ठीक है, आइए देखते हैं। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। ये बोल रहा है कि इंडिया की भी कंडीशन कुछ अलग नहीं थी। इंडिया में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बल्कि इंडिया में कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एससीज के बेसिस पे, एसटीज के बेसिस पे, ओबीसीज के बेसिस पे, जनरल के बेसिस पे, हर जगह पे क्या दिख रही है हम लोगों को? हम लोगों को डाइवर्सिटी दिख रही है। ठीक है, कल्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशन के बेसिस पे, फेस्टिवल्स के बेसिस पे, हर जगह पे तो डाइवर्सिटी है ना। तो ये क्या बोल रहा है आगे? बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ दैट इज टू फॉलो, अडॉप्ट एंड लिव डेमोक्रेसी। लेकिन हमारे लीडर्स ने क्या कहा? हमारे लीडर्स ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, बाकी लोग अगर कुछ और कर रहे हैं तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या सोचा था? हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग क्या लेकर आएंगे? हम लोग लेकर आएंगे क्या? डेमोक्रेसी। और सिर्फ डेमोक्रेसी लेकर नहीं आएंगे, हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे और हम लोग डेमोक्रेसी में ही जिएंगे। ठीक है, तो हमारे नेशनल लीडर्स जो थे इस डिसीजन पे फॉर्म थे कि डेमोक्रेसी तो लानी ही लानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग मोनार्की में रह के देख चुके थे, हम लोग इंपेरियलिज्म में, कॉलोनियलिज्म में रह के देख चुके थे। और अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अब हम लोगों को इंडिया को ग्रो करना है। ठीक है, इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी ग्रो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी ग्रो करना है, टेक्नोलॉजिकली भी ग्रो करना है, हर चीज़ में ग्रो करना है। और हर चीज़ में ग्रो बंदा तब करता है जब बंदों के पास राइट्स हो। ठीक है, तो इंडिया वाले सारे के सारे लीडर्स किस चीज़ पे फॉर्म है? इंडिया वाले सारे के सारे लीडर्स कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, बाकी कोई भी कंट्री कुछ भी करे, हम लोग तो डेमोक्रेसी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। Our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy। और ये बोल रहा है कि हमारा पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर 1947 जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें हर जगह पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की मांग करी है ना। 1885 से स्टार्ट करते हैं। 1885 में जब कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस पहले पीपीपी मांगना स्टार्ट करती है ना। पीपीपी का मतलब क्या? प्रेयर करती है, प्रोटेस्ट करती है, पेटिशन वगैरह लिखती है और राइट्स मांगना स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग डिमांड करते हैं कि भैया हम लोगों को भी क्या करो, लेजिस्लेचर में एमएलएस बना दो, एमपीज बना दो हमारे। ठीक है, हम लोग डिमांड करते हैं कि आईपीएस बना दो हमारे, आईएएस बना दो हमारे। फिर उसके बाद हम लोग डिमांड करते हैं जुडिशरी के लिए भी कि कोर्ट्स में हमारे भी क्या हो, जजेस हो, इंडियन जजेस भी हो। इसका मतलब क्या? इंडिया जो है पूरे के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कर रहा है? अपना हक मांग रहा है। हाँ कि ना। बाद में 1935 के बाद हम लोग देखने को मिलता है कि जितने भी प्रोविंशियल असेंबलीज बनेगी या लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनेगी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, तब प्रोविंशियल असेंबलीज में इंडिया के मेंबर्स की सीट्स बढ़ा दी गई, है ना। और प्रिंस स्टेट्स वालों को क्या कर दिया जाता था? उन लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या? इंडियंस ने हमेशा क्या मांगा है? इंडियंस ने हमेशा डेमोक्रेसी मांगी है अंग्रेजों से भी। तो हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1885 से लेकर 1947, ये पूरा के पूरा चला है किस पे? ये पूरा के पूरा चला है डेमोक्रेसी के ऊपर, कि भैया डेमोक्रेसी लानी है, राइट्स लाने हैं, लोगों के पास राइट्स होने हैं। तो हम लोगों को पता है कि जब राइट्स नहीं मिलते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम लोग ने क्या डिसाइड करा? हम लोगों ने डिसाइड करा, हमारे सारे बड़े बड़े लीडर्स ने, नेशनल लीडर्स ने, फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स ने, इन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग डेमोक्रेसी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है। आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। और हमारे लीडर्स जो थे बहुत कॉन्शियस थे। ठीक है, और ये लोग कह रहे थे कि भैया डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी होगी तो सब लोगों को मौका भी मिलेगा पॉलिटिक्स में घुसने का, पॉलिटिक्स करने का। ठीक है, आम आदमी भी पॉलिटिक्स के इलेक्शंस वगैरह फाइट कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्शियस थे। और फिर हम लोग डिसीजन लेते कि हाँ भैया इंडिया में डेमोक्रेसी लानी है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? कि हमारे जो लीडर्स थे वो लोग पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे, बल्कि पॉलिटिक्स को देखते थे कि भैया ये क्या है? ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पॉलिटिक्स है किसके लिए? है ना, इश्यूज सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लोगों का समाधान करने के लिए। तो हमारे लीडर्स ने क्या कहा? हमारे लीडर्स ने कहा कि भैया डेमोक्रेसी से बढ़िया चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेहरू जी की अगर बात करें, नेहरू जी को एक बंदा पूछता है कि एक बात बताइए कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम या बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? तो नेहरू जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो लोगों ने कहा कि भैया फर्स्ट कौन सा है फिर? तो नेहरू जी का कहना था कि वी स्टिल डोंट नो विच इज द फर्स्ट वन, है ना। अभी तक हमें पता नहीं है कि फर्स्ट वन कौन सा है, लेकिन सेकंड बेस्ट अभी तक डेमोक्रेसी है। तो हर जगह पे डेमोक्रेसी आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास राइट्स आते हैं इसमें, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो डेमोक्रेसी को एज अ प्रॉब्लम या पॉलिटिक्स को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखते थे, बल्कि ये लोग देखते थे कि
क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। आगे, एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ, और ये बोल रहा है कि हर सोसाइटी को क्या है, जरूरत होती है ये डिसाइड करने की कि कैसे वो अपने कंट्री को गवर्न करे, कैसे अपने कंट्री को चलाए और कैसे अपने कंट्री को रेगुलेट करे। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें डेमोक्रेसी के बारे में लिखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी किससे स्टार्ट होकर, इलेक्शन से स्टार्ट होकर, है ना। और वो इलेक्शंस में कौन जीतेगा आप लोगों को पता ही है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। आर लीडर्स डिसाइडेड टू गो विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और इसी वजह से हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया, हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, और तभी इंडिया में क्या आ सकती है, यूनिटी आ सकती है। जहां पर दुनिया के बाकी लीडर्स को लग रहा था कि डेमोक्रेसी की वजह से डिसयूनिटी आएगी, इंडिया के लीडर्स को लग रहा था कि इस डाइवर्सिटी को एकता में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी में चेंज करने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस होंगे तब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, क्या हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा या फोर्स में लाए 26 जनवरी 1950। अब सबसे पहला काम क्या है कि भैया हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इलेक्शंस करवाने, क्योंकि जब इलेक्शंस करवाएंगे तब जाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, और अब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों ने चूज करी होगी, आगे ना। और ये लोग बैठ के क्या करेंगे, फिर इंडिया की पॉलिसीज बनाएंगे, इंडिया को चलाएंगे। समझ में आ रही है। तो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इलेक्शंस। ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शंस इंडिया में पॉसिबल है? एक ऐसी कंट्री जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, जहां की पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में 45 से 50 करोड़ की होगी। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या इतने बड़े लेवल पर इलेक्शंस पॉसिबल है? आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस, इंटरिम गवर्नमेंट नीड टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाउ? अब देखो ये क्या बोल रहा है, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में या इंडिपेंडेंस से पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया, दोबारा बता देता हूँ। ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई थी। क्यों बनाई गई थी टेम्पररी गवर्नमेंट? ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम सबको पता है कि जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 1949-1950 आएगा। तो 1947 से 1950 तक कौन रूल करेगा, है ना? इंडिया को कौन चलाएगा? इंडिया में लॉस कौन बनाएगा? प्रॉब्लम है ना। तो हम लोगों ने क्या करा था, पहले ही एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया था कैबिनेट मिशन प्लान से, है ना। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, उसके तहत ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी। और अब 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, रूल कर रही है। इस इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी टाइम पीरियड में हमारे जो होम मिनिस्टर या डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अच्छा, अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम खत्म हो चुका है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आने का मतलब क्या है कि अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है। अब इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि कैसे करवाए इलेक्शंस। ठीक है, आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। अब ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो रूल्स लिख दिए कि भैया इलेक्शंस ऐसे होने वाले हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पूरे के पूरे इंडिया में क्या होगा, इलेक्शंस होने वाले हैं। लिख तो गया, है ना, मशीन लग गई है, अब इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा देखेंगे आगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। ये चीज याद रखना, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को किस में लाते हैं, फोर्स में लाते हैं, आगे ना, मतलब लागू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 2 दिन बाद ही, आफ्टर 2 डेज, यानी कि 28 जनवरी 1950 को 2 चीजें होती है। एक, हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो 1774 में ही बन गया था, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हो रहा है, 28 जनवरी 1950। और दूसरी चीज क्या होती है, 28 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना दिया जाता है। मतलब इंडिया वाले अब क्या करने वाले हैं, इलेक्शंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इलेक्शंस करने वाले। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन को सेटअप कर दिया गया था जनवरी 1950 में। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, ये आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, और आप लोग ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो था, इलेक्शन कमीशन ये 1 मेंबर्ड बॉडी थी। क्या थी? 1 मेंबर्ड बॉडी, मतलब इसमें एक ही मेंबर होता। कब से कब तक? जब से इलेक्शन कमीशन बना है, यानी कि 1950 से लेकर 1989 तक इसमें एक ही मेंबर था। ठीक है, और हमारे सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन कौन बना? तो वो बने सुकुमार सेन। अब ये वो बंदा है जो इंडिया में इलेक्शंस करवाएगा। ये वो बंदा है कि जो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस करवाने वाला है। ठीक है, अब वो इलेक्शन सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या मीडिया क्रिटिसाइज करेगी या क्या क्या होने वाला, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सुकुमार सेन के कंधों के ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझो, क्योंकि इंडिया एक छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, साइज में बड़ा है, डाइवर्सिटी में बड़ा है। ठीक है, लोग इलिटरेट है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, लोगों को वोट देना नहीं आता, लोगों ने कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, और इलेक्टोरल रोल्स बनाने, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, सारी इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज किसको करनी है? सुकुमार सेन को। अब सुकुमार सेन जो है, जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उनके कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। ये जिम्मेदारी वो कैसे निभाते वो भी हम लोग देखने वाले हैं। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सपेक्टेड समटाइम इन 1950 इटसेल्फ। अब क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, तो सब लोग यही सोचेंगे कि सर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया तो अब 1950 में क्या होगा? इलेक्शंस होने वाले होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस करवाने का काम छोटा मोटा काम नहीं है। ठीक है, इलेक्शंस करवाने से पहले की जो प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या क्या है आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। और इलेक्शन कमीशन को क्या लगा? इलेक्शन कमीशन को लगा कि भैया देखो, इंडिया का साइज बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, और इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना नामुमकिन लग रहा है। ठीक है, पहले तो इलेक्शंस करवाना ही नामुमकिन लग रहा है। ठीक है, लोगों को आता ही नहीं अब कैसे किया जाए ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन क्या बोल रही है? इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना शायद नामुमकिन है। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्या करना है? सबसे पहला काम क्या इलेक्शन कमीशन का? सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन का है क्या? बाउंड्रीज ड्रॉ करना। क्या सर, कौन सी बाउंड्रीज? अब हमारे लोकसभा में कितने सीट्स है? 543 आज, है ना। उस टाइम पीरियड में 489 सीट्स थे। मतलब पूरे के पूरे इंडिया को कितने हिस्सों में बांटा जाना था? पूरे के पूरे इंडिया को 489 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाना था। और इन अलग अलग हिस्सों में हर जगह पे क्या होने वाले? इलेक्शंस होने वाले, है ना। और ये जो हिस्से हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे इलेक्शंस होंगे। अरे बोलो भैया, है ना। हर बंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइडेड होती है कि कौन बंदा कहां पर वोट देगा, होता है ना। तुम अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो तो उस पर्टिकुलर रीजन में ही क्या कर सकते हो? तुम वोट दे सकते हो, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वोट नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सीन क्या था कि पूरे के पूरे इंडिया को 489 अलग अलग हिस्सों में बांटना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करनी थी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना। 10 लाख बंदों पे एक बंदा चूज करना होता है। ठीक है, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर क्या करेगा? अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगा। आगे क्या बता रहा है? इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स। अब इलेक्टोरल रोल्स भी बनाने हैं। क्या सर ये क्या है? अब इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है? इलेक्शन से पहले पर्चा निकलता है, आगे ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पर्चा निकलता है। कौन सा पर्चा? जिसमें नाम लिखा होता है हर एक बंदे का, नाम, एज, कास्ट, है ना, रिलीजन, मेनली नाम लिखा होता है। ठीक है, जिन जिन लोगों का वोटिंग कार्ड बना हुआ है, ठीक है, उन सबका क्या निकलेगा? नाम निकलेगा इस इलेक्टोरल रोल्स में। और इससे पता चलेगा कि वो बंदा एलिजिबल है वोट देने के लिए। ठीक है, और इसमें ना जगह भी बता दी होती है कि भैया ये वाला बंदा कहाँ जाकर वोट देगा, है ना। बहुत सारे पोल्स बने होते हैं ना, पोल्स, POL, ये वाले पोल्स, इलेक्टोरल पोल्स, आगे ना। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 10 लाख बंदे हैं वोटर्स। ठीक है, अब ये जो 10 लाख बंदे जो वोटर्स है वो एक जगह पे वोट तो नहीं देंगे ना, सिर्फ इस स्कूल में जाकर वोट थोड़ी देंगे, है ना। हो सकता है कि इस स्कूल को बना दिया गया हो, इस स्कूल को बना दिया गया, यहाँ पे कोई दूसरी स्कूल हो इसको बना दिया गया। तो क्या होता है? 20, 25, 30 क्या होते हैं? अलग अलग पोल्स होते हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर जाके क्या देना होता है? वोट देना होता है। तो अब सीन क्या है? इलेक्टोरल रोल्स बनाने का काम भी किसका है? सुकुमार सेन का। यही है सुकुमार सेन, आवर फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बोथ दिस टास्क टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और ये जो टास्क थे इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, तो यही तो है चैलेंजेस इलेक्शन करवाने में, है ना। मतलब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करवाना इतना आसान तो नहीं है। अच्छा, इलेक्शंस होने के बाद भी प्रॉब्लम है,
क्या कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा इस टाइम पीरियड में, बहुत सारे लोग हम लोगों को क्रिटिसाइज भी करेंगे, वो भी देखेंगे। चैलेंजेस बिफोर द इलेक्शन कमीशन फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, और ये बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी इलेक्शन कमीशन ने क्या करते हुए इलेक्शंस करवाने से पहले। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। अब ये बोल रहा है कि इतने बड़े इलेक्शंस पूरे दुनिया में कभी नहीं हुए, है ना। अगर हम लोग देखें तो लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे इंडिया में। 17 करोड़ बंदे थे जिनकी एज 21 साल के ऊपर थी और एलिजिबल वोटर्स थे, वो लोग वोट कास्ट करने के लिए आ सकते थे, ठीक है। फिर अब देखो, जब हम लोग पहली बार इलेक्शंस करवा रहे हैं, पहली बार कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि यार ये काम मेरे से पहले किसने करा है, चेक करते हैं रिकॉर्ड्स में वगैरह वगैरह कैसे करवाए थे, है ना। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी कंट्री थी नहीं जिसने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे इलेक्शंस करवाए हो, मतलब इलेक्शंस ऐसे कभी हुए नहीं थे। तो सुकुमार सेन की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, है ना। सुकुमार सेन बोले कि यार ऐसे इलेक्शन तो किसी ने करवाए नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो नेहरू जी है वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो किसी ने नहीं करा वो तुम करोगे, है ना। At that time, there were 17 crore eligible voters, 17 करोड़ eligible voters है, who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of लोक सभा। अब ध्यान से सुनो, सर ये कहां से आया MLAs? अरे भैया, इलेक्शन जब होंगे, जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होने वाले, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन थोड़ी होंगे, हाँ कि ना। मतलब कि ये कि लोकसभा तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, हाँ कि ना। इसके साथ साथ हर स्टेट के इलेक्शंस भी तो होंगे, हर स्टेट के अलग इलेक्शंस भी तो होंगे, नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, ठीक है। तो स्टेट के इलेक्शंस से क्या बनकर निकलते हैं? MLAs, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो 3,200 MLAs बनाने हैं, ठीक है, और 489 मेंबर्स चूज करने हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। तो बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा, MLAs बनाने का मतलब क्या है? मतलब मान लो उस टाइम पीरियड में पंजाब स्टेट है, तो पंजाब स्टेट को भी क्या करना है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा बॉम्बे स्टेट है, बॉम्बे स्टेट को भी उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देनी है, मतलब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी और किसकी, विधानसभा की या लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होगी। तो अब सीन क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है किसको, सुकुमार सेन को। आगे देखिए बोल रहा है ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वो लिटरेट, और ये बोल रहा है कि ये जो 17 करोड़ लोग हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% लोग हैं जो लिटरेट है ना। अब लिटरेट होने का मतलब ये नहीं है कि इनको वोटिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये लोग समझ बड़ी जल्दी जाएंगे कि क्या करना है, कैसे वोट देना है, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता, बाकी लोगों को 85% ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना समझना आता है। हाँ, प्रोसेस समझा दोगे तो कर लेंगे, है ना। समझदार है इंडियन हल्का फुल्का तो होता नहीं है, ठीक है। पढ़ा लिखा ना हो लेकिन समझ में सब कुछ आता है। The first general election was also the first big test of democracy in a poor and illiterate country। और जो पहले जनरल इलेक्शंस थे वो क्या था, इंडिया के डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट भी था, फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें ये पता चलने वाला था कि इंडिया में डेमोक्रेसी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और दूसरा क्या, कैसी कंट्री में, एक ऐसी कंट्री में जो बहुत ज्यादा गरीब थी, है ना, और जो बहुत ज्यादा इलिटरेट थी, ठीक है, जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे उस टाइम पीरियड में। बाय दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्या खतरनाक चीज है? इंडिया वालों ने बोला कि हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने पूछा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब, तो इंडिया वालों ने कहा कि हम लोग राइट टू वोट दे रहे हैं। तो कहा ठीक है, राइट टू वोट दे तो बढ़िया चीज है। किसको दे रहे हो राइट टू वोट? तो इंडिया वालों ने कहा कि भैया हम राइट टू वोट दे रहे हैं सबको। कह रहे सबको मतलब, कह रहा हर अडल्ट को, कह रहा हर अडल्ट को मतलब, कह रहा 21 साल के ऊपर जितने भी बंदे हैं सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट टू वोट दे रहे। कह रहा भैया शांत हो जाओ, 21 साल के ऊपर तो औरतें भी है, क्या उनको भी राइट टू वोट दे रहे हो? कह रहा बिल्कुल, ठीक है। अब यूरोपियंस का, यूएसए वालों का दिमाग हो गया खराब, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस ने और बहुत सारे सो कॉल्ड एडवांस्ड कंट्रीज ने अभी तक औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया था, और दिया भी था तो बहुत लिमिटेड स्केल पे दिया था। इंडिया सबसे पहली कंट्री बन के उभरेगी जो कहेगी कि सारी की सारी औरतें, है ना, 21 ईयर्स के एज के ऊपर की सारी औरतों को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा, और उनका भी अधिकार है वोट करने का, ठीक है। मतलब इंडिया जो है ये एग्जाम्पल सेट करने वाला है, लीड बाय एग्जाम्पल करने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम, ठीक है। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या क्या आउटकम हुआ, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है इलेक्टोरल रोल्स जब बन रहे थे ना, उसमें भी प्रॉब्लम थी। उसमें ना औरतों के नाम नहीं लिखे जा रहे थे। क्यों?
औरतों के नाम पता कैसे लिखे जा रहे थे? औरतों के नाम लिखे जा रहे थे फलाने की लड़की, है ना, रामू की माँ, ठीक है, श्यामू की बहन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, फलाने की बीवी, फलाने का ये, फलाने का वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इस तरीके से तो इलेक्टोरल रोल्स पहली बार बनाए गए थे और बाद में क्या हुआ, इलेक्टोरल रोल्स सारे के सारे खराब हो गए। क्यों? अब वो किसी के काम ही नहीं है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन बंदा है? नाम तो लिखो कम से कम। ठीक है, तो पहले क्या था, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा थी, पैट्रियार्की बहुत ज्यादा थी इंडिया में, पितृसत्ता बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी इलेक्टोरल रोल्स बनाने में। फिर बाद में दोबारा से सुकुमार सेन ने कहा कि भैया दोबारा प्रोसेस करो, खत्म करो इसको, ये क्या तुमने इलेक्टोरल रोल्स में नाम लिखे, फलाने की मम्मी, फलाने की ढमकी, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें खत्म कर दी गई और दोबारा से इलेक्टोरल रोल्स बनाए। तो अब जो इलेक्शंस 1950 में होने वाले, 1950 में भी नहीं होते, 1951 में स्टार्ट होंगे, बहुत लेट अक्टूबर में, और कंप्लीट होंगे जाके 1952 में। तो अगर कोई पूछे कि सबसे पहले जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, तो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस स्टार्ट तो हुए थे कब? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस स्टार्ट होंगे कब? 1950 अक्टूबर 1951 में, और कंप्लीट होंगे कब? कंप्लीट होंगे अबाउट फरवरी या मार्च 1952 में। इसी वजह से, क्योंकि फरवरी मार्च 1952 में कंप्लीट हो रहे, इसी वजह से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है इनको 1952 इलेक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले जनरल इलेक्शंस को क्या बोलेंगे अपन? 1952 के इलेक्शंस। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। ठीक है, एक इंडियन एडिटर था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये इंडिया में खेला जाने वाला सबसे बड़ा जुआ है। ठीक है, और जुए में आदमी हारता ही है। ठीक है, नेहरू जी बोले अच्छा 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 अच्छा, अभी बताता हूं। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। और एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर नाम की, उसने यहां तक लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहने वाले हैं, क्या देखने के लिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट को बिखरता देखने के लिए, खराब होता हुआ देखने के लिए, और पूरी की पूरी दुनिया ब्लेम करने वाले नेहरू के ऊपर कि भैया तुमने ये जो सिस्टम लाने की कोशिश करी है कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ब्लेम करा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे? खुद की आंखों से देखेंगे क्या इस राइट टू वोट के सिस्टम को खत्म होते हुए। जवाहरलाल नेहरू अगेन बी लाइक अच्छा 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 अच्छा। A British member of the Indian Civil Service claimed that a future and more enlightened age will view with astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people। और ये क्या हो रहा है? ब्रिटिश मेंबर था, एक इंडियन सिविल सर्वेंट था, है ना, एक IAS ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज का बंदा था। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ फ्यूचर एंड मोर एनलाइटेंड एज विल व्यू एन एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल। और आगे आने वाले लोग जो है वो देखने वाले हैं कि बहुत सारे इलिटरेट पीपल का वोट लेने के बाद क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, मतलब किसी को भरोसा ही नहीं है कि इंडिया जो है इस इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश भी कर सकता है और इलेक्शंस को अच्छे से क्लियर भी कर सकता है। ठीक है, मतलब लोगों को शक है हमारे पे, हम बोलेंगे अच्छा शक, बताते हैं अभी। The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952। और ये क्या बोल रहा है? इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करवाया गया। ठीक है, और ये इलेक्शंस फिर कब हुए? अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए और 1952 फरवरी में जाकर ये क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। लेकिन इनको अपन क्या बोलेंगे? जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952, है ना। वर द फर्स्ट इलेक्शंस फेलियर। अब ये बोल रहा है कि क्या जो पहले इलेक्शंस थे वो फेलियर थे? क्या लगता है आप लोगों को? फेलियर हो सकता है ना? इंडिया वाले कोई चीज करे और फेल हो जाए। देखो आउटकम, क्या आउटकम आया? इलेक्शंस और कॉम्पिटिटिव। ये बोल रहा है कि देखो इलेक्शंस पहली बार हो रहे हैं लेकिन सत्ता सबको चाहिए बाबू, आगे ना। तो इंडिया में इलेक्शंस जो है पहले से गर्मा गर्मी रही है इलेक्शंस की। ठीक है, 1952 से। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इलेक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे। कैसे? देयर वर ऑन एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स ऑन ईच सीट। ये बोल रहा है कि एक सीट के लिए 4 से भी ज्यादा, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 4 से भी ज्यादा लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि भैया अगर जीत गए तो जाके पार्लियामेंट में बैठना है और देश चलाना है। तो लोगों इतनी, देखो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन क्या है, एनलाइटनमेंट तो है ना, दिमाग तो है ना, इनको तो ये तो पता है कि भैया हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है? द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वॉज एनकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस। और ये क्या बोल रहा है कि लोगों में भी क्या थी? उत्सुकता थी, है ना। लोगों ने भी क्या करा? एनकरेजमेंट दिखाया। लोगों ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, ठीक है, वोट देना तो आता है। ठीक है, और तुम्हें पता है वोटिंग भी सिखाई गई इन लोगों को।
ठीक है। पूरे के पूरे इंडिया में बहुत सारे लोगों को जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे उनको बुलाया गया, उनको सिखाया गया कि वोट कैसे करते हैं, और फिर वो लोग जाकर गांव-गांव में, शहर शहर में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर लोगों को सिखाते थे कि वोट कैसे देना है। ठीक है। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वोट करने के लिए भी आई, मतलब लोग जो थे एनकरेज होकर, ठीक है, उत्सुकता से आए कि भैया हम लोग चूज करेंगे राजा। अब राजा के अंडर में रहना नहीं है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको हम चूज करेगा। समझ में आएगी नहीं आया? तो अब क्या हो रहा है, द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज एनकरेजिंग, मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न्ड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस। और जितने एलिजिबल वोटर्स थे, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, लगभग 8-9 करोड़ लोग जो है वो क्या करते, 9-10 करोड़ लोग क्या करते, इलेक्शंस में वोट करने के लिए आते हैं। बहुत बड़े इलेक्शन है, 10 करोड़ लोग है ना उस टाइम पीरियड में 1952, ठीक है, क्या कर रहे, वोट देने के लिए आ रहे। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, these were accepted as fair, free and fair even by the losers। ठीक है। और जब इलेक्शंस का रिजल्ट बाहर आया तो सारे के सारे लोग, इवन वो लोग जो इलेक्शंस हार गए थे, वो सारे के सारे बोल रहे थे कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं, हम खुद वहां पर थे, हम हार गए ठीक है, लेकिन इलेक्शन जो थे वो बहुत ज्यादा फेयर इलेक्शंस थे, इंसाफ के साथ इलेक्शंस हुए, कोई चीटिंग नहीं हुई है। ठीक है। मतलब इंडिया ने अब नेहरू जी ढूंढेंगे, वो कहा गया, कौन ऑर्गेनाइजर वाला है ना, वो इंडियन एडिटर का आ गया, इधर क्या बोल रहा था। ठीक है। देखो आगे क्या बोल रहा है, द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। और इंडियन एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, क्रिटिक्स को कंप्लीटली रॉन्ग प्रूफ करा। बोला कि भैया देख ऐसा है, इंडिया वालों से ना क्या, समझ जाओ तू लोग, बकैती नहीं करते है ना। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन। और इंडिया ने ये प्रूव करके दिखाया क्या, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि वहां की पॉपुलेशन गरीब नहीं हो या वहां पर एजुकेशन हो। मतलब क्या, मतलब एक पुअर कंट्री में भी, एक इलिटरेट कंट्री में भी, एक लैक ऑफ एजुकेशन वाली कंट्री में भी इलेक्शंस पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पॉसिबल है। ठीक है। देखो इस तरीके से कुछ फोटोज वगैरह इलेक्शन कैंपेन वगैरह में चलते थे। नेहरू जी का फोटो दिख रहा है ना, कांग्रेस को वोट दो, और यहाँ पे ना आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बुलक्स बने हुए है ना, बुल बना हुआ। ठीक है। तो कांग्रेस का जो सिंबल था पहले हाथ नहीं था, बल्कि क्या था, ये बुल्स थे। ठीक है। इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे इनका सिंबल चेंज होता गया टाइम टू टाइम। ठीक है। आगे आते हैं, ये देखिए, अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स इन 1951। ऑन द कमिटी बिसाइड्स नेहरू, मोरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर BC रॉय, कामाराज नादर, राजगोपाल आचार्य, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, DP मिश्रा, PD टंडन एंड गोविंद बल्लभ पंत। अब देखो क्या बोल रहा है, ये इलेक्शन कमेटी है। ठीक है। कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, और ऊपर जो है इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठे हुए हैं, नेहरू जी बैठे हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिख रहे हैं हम लोगों को बैठे हुए, BC रॉय दिख रहे हैं, रफी अहमद किदवई दिख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या, ये इलेक्शन कमेटी वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कहाँ पर, ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्शन कमेटी। और ये सारे के सारे लोग कौन है, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के मेंबर्स हैं। क्या कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि भैया हमें इलेक्शंस में खड़ा होना है, कांग्रेस की तरफ से हमें खड़ा कर दो इलेक्शंस में, हमें करो। क्यों, क्योंकि पता है कि कांग्रेस जीत सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी इस टाइम पीरियड में कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग मांग कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं ये लोग मांग कर रहे हैं इलेक्शंस की टिकट की। ठीक है। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर रोकते हैं इसको। आज वाला जो लेक्चर है, आई होप कि आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज आता रहूंगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं क्या, हम लोग देखने वाले हैं कि कांग्रेस का दबदबा कैसा था पहले 3 जनरल इलेक्शंस में। पहला जनरल इलेक्शन 1951-52, दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 और तीसरा जनरल इलेक्शन 1961-62 के आसपास का।
अब हम लोगों को देखना है कि कांग्रेस का ऐसा क्या दबदबा था, ऐसा क्यों था कि कांग्रेस बार बार जीत रही थी। वो सारी की सारी चीज हम लोग आज इस वाले टॉपिक में करने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। द कांग्रेस पार्टी कब बनी थी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो किसने बनाई थी आप लोग बता दो। 1885 में बनी थी, ये मैं बता रहा हूं। 28 दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन एंड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखो क्या था, 1885 में कांग्रेस बनी और 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो पूरा की पूरा कांग्रेस के आसपास घूमता रहा। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका हमारे आजादी के मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े लीडर्स हमारे कहां से थे, कांग्रेस पार्टी से। एग्जांपल के तौर पे अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, गांधी जी आते जाते रहते थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस का ही पार्ट थे एक तरीके से लगा लो। तो इसका मतलब क्या, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने बहुत सारे निगोशिएशंस करे, बहुत बार बातचीत करी, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, क्या करने के लिए, आजादी की मांग बार बार रखी और लास्ट में आजादी लेकर कांग्रेस पार्टी निकली। तो सबसे पहली चीज, कांग्रेस को अपना नाम कहां से मिला है, तो इंडिया के नेशनल मूवमेंट से, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से इसको नाम मिला है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल की या नेशनल मूवमेंट की लेगेसी अपने साथ लेकर आ रही है, नाम लेकर आ रही है कि भैया देखो हमने पहले भी करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स। और यही चीज कि लोग इनसे कितने प्रोत्साहित थे, लोग कितने ज्यादा इनको रिस्पेक्ट करते थे, यही चीज हम लोगों को पता चलती है जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर लीडर्स थे वो सारे के सारे कांग्रेस में, ठीक है। और वही लोग अब इलेक्शंस लड़ रहे हैं और अब वो लोग क्या कहेंगे, देखो नेशनल मूवमेंट में हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, अंग्रेजों को भगा के दिखा दिया, और अब तुम्हारी बारी है कि हम लोगों को वोट देना और हम लोगों को पार्लियामेंट में बिठाना या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिठाना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि द पार्टी वन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए आज अगर हम बात करें तो आज लोकसभा में कितनी सीट्स है, तो हम लोगों को पता है कि लोकसभा में पहले 545 सीट्स थी 2020 तक, ठीक है। अब 545 नहीं है, 543 सीट्स है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनको हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो आज तो लोकसभा में कितने, 543 सीट्स है। उस टाइम पीरियड में जो लोकसभा थी जब इंडिया आजाद हुआ था तब उसमें 489 सीट्स थे, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से ये बढ़ती जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है कि कितनी सीट्स होनी चाहिए, है ना। हर 10 लाख बंदे के ऊपर एक बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन 2026 तक हम लोगों ने इसको फ्रीज कर दिया है और अब 2026 तक हमारे पास 543 ही सीट्स रहने वाली है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स उसके बाद क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, और इसी वजह से नया पार्लियामेंट बना है। और नया पार्लियामेंट कहाँ बना है, दिल्ली के कौन से एरिया में, ये आप लोग मुझे बताएंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द पार्टी वन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। अब देखो 489 में से 364 सीट्स जीत रहा है, मतलब ये लगभग 2/3 सीट्स जीत रहा है, आगे ना, या फिर 2/3 से भी थोड़े से ज्यादा सीट्स क्या कर रहा है, जीत रहा है। मतलब कांग्रेस का डोमिनेंस देख रहे हो कैसा है, ठीक है। कांग्रेस का दबदबा देख रहे हो कैसा है, ठीक है। और हालांकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स हु वन ओनली 16 सीट्स। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कितनी सीट्स है, 489 में से 364 सीट्स, मतलब इनके 364 मेंबर्स जाकर बैठेंगे पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट बनाएंगे। और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स है, ठीक है। इनसे ज्यादा सीट्स, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ज्यादा सीट्स तो इंडिपेंडेंस के थे, इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 45 सीट्स थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कांग्रेस के बराबरी का छोड़ो, कांग्रेस से आधे सीट्स भी कोई नहीं ला रहा है, आधे के आधे सीट्स भी कोई नहीं ला पा रहा है। तो कांग्रेस को लोग इतना क्यों चाह रहे हैं, है ना, वो अपन देखने वाले हैं आगे नेचर ऑफ कांग्रेस में। लेकिन अभी के लिए हमें क्या पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शंस धुर्राटेदार जीत रही है। कांग्रेस जो है 489 में से 364 सीट जीत जाएगी पहले इलेक्शंस में। दूसरे इलेक्शंस में पता है कितनी जीतेगी, 371। तीसरे इलेक्शंस में 361, यानी कि कांग्रेस की सीट जो है लगभग बराबर ही रहेगी। यानी कि पहले 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस रहेगा, दबदबा रहेगा, है ना। कांग्रेस यहां पर सुपर पावर की तरह काम कर रही है, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है, द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस। अब देखो ये क्या हो रहा है,
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये बोला कि इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शंस क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होंगे या लोकसभा के साथ विधानसभा के भी इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होंगे? तो दोनों इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होने, हर स्टेट में भी इलेक्शंस होने, क्योंकि हर स्टेट का हमें चीफ मिनिस्टर भी बनाना है, वहां की गवर्नमेंट भी चलानी है, और ऑल इंडिया लेवल के यानी लोकसभा के इलेक्शंस भी होंगे जिससे प्राइम मिनिस्टर निकलेगा, आगे ना। तो ये क्या बोल रहा है कि साथ साथ चलता रहा क्या, स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस। It won a majority of seats in all the states except Travancore, Cochin, पार्ट ऑफ टुडेस केरला, मद्रास एंड ओडिशा। और ये क्या बोल रहा है कि कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने स्टेट इलेक्शंस में भी धर्राटे काट दिए। क्या करा कांग्रेस ने, सारे के सारे स्टेट इलेक्शंस भी जीत गए, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें वो मेजॉरिटी नहीं ला पाई लेकिन बाद में जाके गवर्नमेंट बना लेगी। वो कौन से स्टेट्स थे, वो थे त्रावणकोर, कोचीन, जो कि आज केरला का पार्ट है। त्रावणकोर, कोचीन में इसकी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं आई लेकिन गवर्नमेंट इन्हीं की बनती है। मद्रास में इन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, ओडिशा में इन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, लेकिन सीन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स नहीं आई। तो ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पीरियड में ऐसे कौन से 3 स्टेट्स थे जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। तो हमारे पास ओडिशा, मद्रास और त्रावणकोर, कोचीन है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बता रहा है, नेक्स्ट लाइन बता रहा है फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये बोल रहा है कि इन 3 स्टेट्स में भी कांग्रेस ने बाद में क्या कर ली, गवर्नमेंट बना ली थी। यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का दर्जा कितना बुलंद है, कितनी हाई लेवल पार्टी चल रही है और लोगों को कितना भरोसा है कि लोग इतने सारे वोट्स दे रहे हैं, ठीक है। आइए क्या हो रहा है, द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। और पूरे के पूरे इंडिया में कौन जीत रहा है, पूरे के पूरे इंडिया में जीत रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जिसका नाम है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, है ना। अगर नेशनल मूवमेंट की लेगेसी नहीं होती तो शायद जीत नहीं पाते, लेकिन लेगेसी कहां से लेकर आ रही है, अपना अपना नाम कहां से लेकर आ रही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये देखो, ये मैप देख लो जरा, ठीक है। जहां जहां पर आप लोगों को येलो कलर दिख रहा है, ये हर जगह पे कांग्रेस पार्टी जीती है, ठीक है। स्टेट इलेक्शंस भी और सेंट्रल इलेक्शंस भी। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो वहां की रीजनल पार्टी, वही जीतती है ये हमेशा से, तो उसको छोड़ दो, आज भी उन्हीं का डोमिनेंस है यहाँ पर। ये 1957 के इलेक्शंस में केरला जीती थी, उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे, लेकिन आगे आते हैं। अच्छा ये देखो, ये कांग्रेस की सीट से, ये कांग्रेस की सीट से, ये कांग्रेस की सीट से दिख रहा है ना, 361 सीट्स, 364 सीट्स, 371 सीट्स, और ये है 361 सीट्स। मतलब क्या, पहले के 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपना डोमिनेंस रखा है और बाकी कोई भी। अच्छा ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड नंबर वाले ये इंडिपेंडेंट से, मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से इंडिपेंडेंस ज्यादा सीट जीत रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा सीट जीत रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के टक्कर की कोई पॉलिटिकल पार्टी शायद है ही नहीं। लेकिन क्या ये डोमिनेंस बरकरार रहेगा, कभी नहीं होता ऐसा, है ना। उरूज है तो जवाल है, ये सवाल है। अगर सनराइज है तो सनसेट होना ही होना है, आइए देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तो सनराइज ही पढ़ेंगे हम लोग। इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस हेल्ड in 1957 and 1962 respectively, the Congress maintained the same position in the Lok Sabha by winning 3/4 of the seats। तो ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस 3/4 of the seats जीत रहा है। यानी कि अगर ये सर्कल है तो कांग्रेस कितनी सीट जीत रहा है, ये सारी सीट्स, ये सारे सीट्स, ये सारे सीट्स, मतलब लगभग 75% ऑफ द सीट्स कौन जीत रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रहा है, ठीक है। अच्छा आई क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ द सीट जीत रहा है, मतलब लगभग 75% सीट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रहा है, सेकंड इलेक्शंस में भी और थर्ड इलेक्शंस में भी। मतलब इसने अपनी जो पहले साल की जीत थी या पहले जनरल इलेक्शंस की जीत थी, वो सेकंड में और थर्ड में बरकरार रखी है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये कौन है, ये EMS नंबूरीपद है, इनके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे, ठीक है। ये केरला में जब सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए थे 1957 के, जो सेकंड जनरल इलेक्शंस है, तो सेकंड जनरल इलेक्शंस के टाइम पीरियड में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी स्टेट इलेक्शंस में। केरला के स्टेट इलेक्शंस में यानी विधानसभा के इलेक्शंस में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कौन जीता था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इनका बोलबाला रहा, यहाँ पे कम्युनिज्म का बोलबाला रहा। और EMS नंबूरीपद, ये क्या बन गए थे, नंबूरीपद, ये क्या बन गए थे, ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस पूरे कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी है और ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनकी है। तो क्या कांग्रेस को पसंद आएगा कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी हम लोगों को क्या करे, ललकारे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेहरू जी पहली बार यहाँ पर क्या करने वाले, मिसयूज करने वाले हैं ऑफ द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के प्रोविजन का यहाँ पर मिसयूज होने वाला है। इमरजेंसी
स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाएगा यहाँ पर, और प्रेसिडेंट्स रूल लगाने से इनकी गवर्नमेंट छीन ली जाएगी। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहली बार स्टेट या इमरजेंसी की प्रोविजन का मिसयूज किसने किया था, तो इंदिरा गांधी से पहले वो किया था इंदिरा गांधी के पापा ने, है ना, इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कैसे किया था वो आप पढ़ेंगे अगले आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स वन बाय द कांग्रेस। ये बोल रहा है कि कांग्रेस के अगेंस्ट में जितनी अपोजिशन पार्टीज थी वो कांग्रेस के मुकाबले में 1/10 भी, कांग्रेस इतनी सीट्स ला रही है उसका 1/10 सीट्स भी क्या नहीं कर रही, लेकर नहीं आ पा रही। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कांग्रेस के 360 सीट्स है, डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना, कोई 36 सीट्स भी नहीं ला पा रही है, कांग्रेस के सीट्स के 10% भी नहीं ला पा रही है ना, इतनी बुरी हालत हो रखी है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कांग्रेस के डोमिनेंस को, कांग्रेस की लेगेसी को और कांग्रेस के पॉपुलैरिटी को। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन अ फ्यू केसेस। ठीक है, ये बोल रहा है कि स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो कई बार क्या होता था, मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, है ना, मतलब कांग्रेस अकेले गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। ठीक है, the most significant of these cases was in Kerala in 1957 when a coalition led by the Communist Party of India formed the government। और ये बोल रहा है कि उसी तरीके से 1957 में क्या होता है, 1957 के स्टेट इलेक्शंस में केरला में कौन बना लेता है, केरला में गवर्नमेंट बनाता है कौन, एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और ईएमएस नंबूरी पद को क्या बना दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला बना दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस वालों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, और 1959 में, ईयर याद रखना, पेपर में आता है क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में तो आता ही आता है, सीयूटी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1959 में क्या होता है, 1959 में इनकी गवर्नमेंट के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर केरला में क्या लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा, आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया जाएगा, और इनकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा और वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाएगा। ठीक है, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कॉलिशन जो है उनका, वो जीतता है। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। वोट सीट डिस्पैरिटी क्या होती है मैं बताता हूं। तो कांग्रेस वन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। अब देखो 11th क्लास अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो 11th क्लास में हम लोगों ने एफपीटीपी सिस्टम पढ़ा था, याद है क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या सिखाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिखाता है कि भैया देखो अगर यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस में मान लो 4 जने खड़े हुए हैं, मान लो एक बंदा बीजेपी से खड़ा हुआ है, मान लो एक बंदा आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ है, एक बंदा इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़ा हुआ है, और एक मान लो बीएसपी से खड़ा हुआ है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी से। अब ये 4 बंदे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट्स हैं, मान लो 10 लाख वोट्स है या 10,000 वोट्स है, ठीक है, 10,000 वोट्स है। ठीक है, अब बीजेपी को मान लो यहां पर 2,000 वोट्स मिल गए। ठीक है, आम आदमी पार्टी को मान लो यहां पर 2,500 वोट्स मिल गए, कांग्रेस को मान लो 1000 वोट्स मिल गए, और बीएसपी को मान लो 1,500 वोट्स मिल गए। ठीक है, मान के चलो। अब इसमें क्या पता लग रहा है हम लोगों को कौन इलेक्शन जीत रहा है, तो ये इलेक्शन हमें जीतते हुए दिख रही है कौन, आम आदमी पार्टी दिख रही है हमें, आम आदमी पार्टी जीतते हुए। इसका मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी को 10,000 वोट्स के आधे वोट्स भी नहीं मिले क्या, आधे वोट्स भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी जीत गई। यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम लोगों को बहुत ज्यादा वोट्स लाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाकियों से ज्यादा वोट्स लाना है, और इसी वजह से कांग्रेस जीती थी। ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस हर 4 सीट्स में से 3 सीट जीतती थी, आगे ना, तभी तो 75% सीट जीत रही है। ये 75% सीट तो जीत रही है, लेकिन क्या इसके पास इंडिया का 75% वोट है, कह रहा बिल्कुल नहीं है, इसके पास इंडिया का 75% वोट नहीं है। लेकिन क्योंकि वोट सीट डिस्पैरिटी है ना, एफपीटीपी सिस्टम में क्या नहीं होता, एफपीटीपी सिस्टम में बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं लाने, तुम्हें परसेंटेज ऑफ वोट्स मैटर नहीं करते, बस क्या मैटर करता है, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मैटर करते हैं। बाकी लोगों से तुम्हारे अगर ज्यादा वोट्स है तो तुम क्या कर सकते हो, इलेक्शन जीत सकते हो और जाकर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ सकते हो। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते थोड़ा सा, देखिए आगे क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द कांग्रेस ऑब्टेन्ड 45% ऑफ द टोटल वोट्स बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कांग्रेस ने क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ
लोगों के 45% लोग ही कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, मतलब 55% लोग वोट नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि वोट सीट डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, परसेंटेज ऑफ वोट्स काउंट ही नहीं होते। अगर परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से पीआर सिस्टम होता हमारे पास, तो कांग्रेस के 45% वोट से पूरे के पूरे कंट्री में, तो कांग्रेस को 45 उसके हिसाब से ही सीट्स मिलती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है कि बाकियों से कितने ज्यादा है। बाकियों से अगर एक वोट भी ज्यादा है तो तुम इलेक्शन जीत के आकर बैठ सकते हो पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका मतलब क्या है, कांग्रेस के पास लोगों के वोट्स 45% ही है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सीट्स कितनी है? ऑलमोस्ट 74% सीट्स। ये बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा सीट्स है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द टर्म्स ऑफ वोट्स, secured more than 10% of the votes all over the country, but it could not even win 3% of the seats। ये बोल रहा है कि अगर वोट के मामले में देखा जाए तो वोट के मामले में सेकंड नंबर पे, ठीक है, सीट्स के मामले में सेकंड नंबर पे कौन था? अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स के मामले में सबसे ऊपर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सीट्स के मामले में सेकंड नंबर पे आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे ना, ये बोल रहा है कि सीट्स छोड़ दो, क्या देख लो वोट्स के मामले में कि किसको सबसे ज्यादा वोट्स पड़े। वोट्स के मामले में अगर हम लोग देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 45% वोट्स मिले, लेकिन दूसरी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे वो थी कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी, वही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव वाली पार्टी। इनको क्या मिला? इनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, लेकिन सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट्स कितने? अबाउट 10% ऑफ द वोट्स मिले इनको। देखो 10% वोट्स मिल गए इनको, लेकिन सीट्स कितनी मिली? ये कह रहा है कि इनको 3% भी सीट्स नहीं मिली है, 3% भी सीट्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है कांग्रेस को जितवाने में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्कड इन द फेवर ऑफ द कांग्रेस। और ये बोल रहा है कि जो FPTP सिस्टम था या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था, ये कांग्रेस के लिए काम कर गया। ये कांग्रेस के लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि हम लोगों को बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं लाने, बस बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बाकियों से ज्यादा वोट्स लाने। और कांग्रेस की क्योंकि पॉपुलैरिटी बाकियों से ज्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली बाकियों से ज्यादा वोट्स आते थे और कांग्रेस का मेंबर जीतकर लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाता था। ठीक है, कुछ इस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, ओथ वगैरह हो रहा है। ठीक है, और ये वाला टॉपिक जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 ज्यादा प्यार। और वीडियो कैसे लगी मुझे वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या? आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो पहले जनरल इलेक्शंस में जीतती है, दूसरे जनरल इलेक्शंस में जीतती है, तीसरे जनरल इलेक्शंस में जीतती है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, कि कांग्रेस ऐसा करने वाली अकेली पार्टी है पूरी दुनिया में, या पूरे दुनिया में और भी कुछ ऐसी पार्टीज है जो डोमिनेंस दिखा रही है अपनी अपनी कंट्रीज में? वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे कांग्रेस का नेचर कैसा है। क्या कांग्रेस डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है? क्या डेमोक्रेसी को साइड हटा के जीत रही है? कुछ गड़बड़ कर रही है? ये सारी की सारी चीज हम लोग इस वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, देखिए क्या बता रहा है? वन पार्टी डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये बोल रहा है कि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर हम लोगों को एक पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला, बल्कि आज भी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या कांग्रेस का डोमिनेंस और उन पार्टीज का डोमिनेंस सेम है या कुछ डिफरेंसेस है उसमें? आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The Institutional Revolutionary Party, the PRI, in Spanish, exercised power in Mexico for almost 6 decades. ये क्या बोल रहा है? The Institutional Revolutionary Party, जो PRI थी, उसने क्या करा? मैक्सिको में 60 साल गवर्न किया। ये 60 साल कंट्री को चलाया। तो एक ही पार्टी 60 साल अगर कंट्री को चला रही है, इसका मतलब उसका डोमिनेंस सोचो कैसा है। कांग्रेस का डोमिनेंस सिर्फ 15 साल ही रहेगा, लेकिन इसका PRI का मैक्सिको में 60 साल का डोमिनेंस है। तो ऐसा क्यों है?
है ना। इनके डोमिनेंस में और कांग्रेस के डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज कांग्रेस के अलावा दूसरी जो पार्टीज है वो किस तरीके से रूल कर रही है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं फटाफट से। But there is a crucial difference between the experience of one party dominance of the parties around the world and in India। और ये बोल रहा है कि क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है बाकी कंट्रीज की पॉलिटिकल पार्टी जहां पर वो लोग वन पार्टी डोमिनेंस दिखा रहे हैं, और इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डोमिनेंस में। कह रहा कैसे, क्या डिफरेंस है, देखिए क्या बता रहा है। इन द रेस्ट ऑफ द केसेस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज एंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी बट दिस वाज नॉट द केस इन इंडिया। ये बोल रहा है कि बाकी कंट्रीज में जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है किसी कंट्री को बहुत सालों तक या अपना डोमिनेंस दिखा रही है, वहां पर डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब सत्ता में आएगी या 15 साल रहेगी तो काफी टाइम पीरियड में, लेकिन जो इसका डोमिनेंस का टाइम पीरियड है, कोई अगर पूछे कि कांग्रेस डोमिनेंस कब से कब तक शो करती है, तो 1952 के जनरल इलेक्शन से लेकर 1967 तक ये क्या है, कांग्रेस का डोमिनेंस हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो इन लोगों से कंप्लीटली अलग है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, डेमोक्रेसी को छुपा के कांग्रेस पावर में नहीं आ रही, बल्कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू कांग्रेस पावर में आ रही है। ठीक है, और कौन से देश है जहां पर वन पार्टी सिस्टम है या एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है, आइए फटाफट से देखते हैं। In some countries like China, Cuba and Syria, the constitution permits only a single party to rule the country। ये बोल रहा है कि कुछ कंट्रीज में जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, यहां पर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि वन पार्टी सिस्टम होगा। अब एक पार्टी सिस्टम होगा मतलब लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है। लोग क्या करेंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इलेक्शंस में खड़े होंगे, उसी को वोट देंगे, वही पार्टी जीतेगी, अपोजिशन है ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि कुछ पॉलिटिकल देश है हमारे पास, या कुछ देश है हमारे पास जैसे कि चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया होगा, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है क्या कि भैया एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहने वाली है यहां पर। यानी कि इन सब में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, और वन पार्टी सिस्टम होने की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, है ना। इसी तरीके का डोमिनेंस हम लोगों को कहां देखने को मिलता था, यूएसएसआर में जब कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, आगे ना, उसी तरीके से चाइना में, उसी तरीके से क्यूबा में, उसी तरीके से सीरिया में एक ही पार्टी है, और वही एक पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रही है और अपना डोमिनेंस शो कर रही है। दूसरी तरफ सम अदर्स लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिथ्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। और ये क्या बोल रहा है कि म्यांमार की बात करें अगर हम लोग, बेलारूस की बात करें, इजिप्ट की बात करें, एरिथ्रिया की बात करें, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मिलिट्री जिस पार्टी को सपोर्ट करती है वो पार्टी जीतती है। यानी कि मिलिट्री का, लीगल फंक्शंस का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस जितवाने में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के डोमिनेंस में। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, इंडिया में ये दोनों भी चीज नहीं है। इंडिया में ना तो वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और ना ही इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स इन्फ्लुएंस करती है इलेक्शंस को इंडिया में। ठीक है, मतलब इंडिया के इलेक्शंस कंप्लीटली अलग होने वाले हैं। यहां पर डेमोक्रेसी को क्या किया जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है किसी एक पार्टी का डोमिनेंस लाने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, what distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic conditions। और ये बोला कि कांग्रेस कैसे अलग है, कांग्रेस इस तरीके से अलग है इन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसके सारे के सारे इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के अंडर में हुए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू हुए हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, और लोगों ने वोट देके कांग्रेस को कहा है कि भैया तू डोमिनेट कर। समझ में आया कि नहीं आया, देखो क्या बोल रहा है, मेनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड येट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस। और ये बोल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पीरियड में भी थी जो इलेक्शंस कंडक्ट करती थी, जैसे कि उस टाइम पीरियड में सोशलिस्ट पार्टी थी, उस टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उस टाइम पीरियड में स्वतंत्र पार्टी थी आफ्टर सेकंड जनरल इलेक्शंस। ठीक है, उस टाइम पीरियड में बहुत सारी भारतीय जनसंघ थी। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों को देखने को मिलती है उस टाइम पीरियड में जो कंटेस्ट कर रही है अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक कंडीशंस में होने के बावजूद भी, इतना ज्यादा इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होने के बाद भी जीत कौन रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत रही है। ठीक है, आइए देखिए क्या बता रहा है ये, रीजंस फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये बोल रहा है कि ऐसा क्या है कांग्रेस में कि सारे के सारे लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी क्या, और आज वाली कांग्रेस को लोग वोट नहीं दे रहे, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज वाली कांग्रेस की पार्टी और पहले वाली कांग्रेस की पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है ना। ये हम लोग पढ़ने वाले धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में। लेकिन अभी के लिए याद रखो क्या कि कुछ
एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन से, कुछ बैकग्राउंड है कांग्रेस का, जिसकी वजह से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस में भी डोमिनेंस दिखा रही है अपनी। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। सबसे पहली चीज क्या, कांग्रेस को कैसे देखा जा रहा था? कांग्रेस को ऐसे देखा जा रहा था कि ये अपनी लेगेसी कहां से लेकर आ रही है? अपनी लेगेसी लेकर आ रही है फ्रॉम द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये इनहेरिटर है ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1885 से लेकर 1947 तक इंडिया की आजादी के लिए कांग्रेस ने जो काम किया, उस काम की वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इसको वोट देते हैं। तो ये अपना सक्सेस कहां से इनहेरिट करके लाई है, या ये अपनी पॉपुलैरिटी कहां से लेकर आई है? तो ये लेकर आई है अपनी लेगेसी कहां से लेकर आया है, अपना नाम कहां से लेकर आई है ये? तो ये अपना नाम लेकर आई है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये वाली लेगेसी नहीं थी। दूसरा पॉइंट क्या बता रही है? मेनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। और उस टाइम पीरियड में मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स थे, अब वही बंदे इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, मतलब क्या, मतलब ये प्रोमिनेंट लीडर्स है उस टाइम पीरियड के, ठीक है। और इसी वजह से क्या, इसी वजह से लोग इनको जानते हैं, लोग इनको पर्सनली नहीं, लोगों के साथ इनका कनेक्शंस लगा हुआ है। और इसी वजह से क्या, इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को आज़ादी दे रहे हैं। और कांग्रेस बोल रही है ना कि भैया देखो, पहले भी करके दिखाया, अंग्रेजों को भगा के दिखाया, अब क्या करेंगे, इंडिया को भी चला के दिखाएंगे, डेमोक्रेटिकली चला के दिखाएंगे, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है, द कांग्रेस वाज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटेजी, तो कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस क्या थी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। कांग्रेस बनी कब है? कांग्रेस बनी 1885 में, 1885 में बनी है ना, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी है। यानी कि, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलमोस्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आजादी के बाद बनी है, 1947 के बाद। तो कांग्रेस 1885 से काम कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कांग्रेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, कांग्रेस को पता है कि पार्टी चलाई कैसे जाती है। और इसी वजह से जब बाकी सारे लोग अपनी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, कांग्रेस पहले क्या कर चुका था, कांग्रेस पहले इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर चुका था, कांग्रेस रैलीज करना स्टार्ट कर चुका था, और लोग उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर उनके साथ भी चल रहे थे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कांग्रेस हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। और ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कांग्रेस 1885 से काम कर रहा है, कांग्रेस की ब्रांच हर एक स्टेट में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक तहसील में, तालुका में थी, कांग्रेस की ब्रांच हर एक गांव तक में थी, ठीक है। इसका मतलब क्या, मतलब कांग्रेस की जो छोटी छोटी ब्रांचेस है वो पूरे के पूरे इंडिया में फैली हुई है, ठीक है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये चीज लैकिंग है। क्यों? क्योंकि वो लोग नई पार्टीज है ना। ये लोग कब से काम कर रहे हैं, 1885 से। और इसी वजह से कांग्रेस जो है उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा, उसके वोट्स ज्यादा, उसके क्या कहते हैं उसको, सोवेर्निटी ज्यादा, या उससे लोग प्यार करते हैं, क्योंकि इंडिया को आजादी दिलवाने वाली पार्टी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ऑल इंक्लूसिव नेचर है इसका। ऑल इंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या है, इसका नेचर ऐसा है कि ये सब लोग इसके अंदर समा जाते हैं। इनमें कम्युनिस्ट भी समा जाते हैं, इनमें सोशलिस्ट भी समा जाते हैं, इसमें राइट विंगर्स भी समा जाते हैं, इसमें लेफ्ट विंगर्स भी समा जाते हैं, इसमें सेंटर विंग वाले भी समा जाते हैं, इसमें हिंदूज भी समा जाते हैं, मुस्लिम्स भी समा जाते हैं, सिख भी समा जाते हैं, ईसाई भी समा जाते हैं। मतलब हर एक अम्ब्रेला की तरह है पॉलिटिकल पार्टी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह है, जिसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो क्या कर सकती है, रह सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस समझ में आ गया होगा, कांग्रेस क्यों जीतती थी ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए मैं मोइन पठान आप सबके सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन।
हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांग पार्टी थी, हम लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस का डोमिनेंस था 1967 तक लगभग पहले 3 जनरल इलेक्शन इसने किस तरह से जीते वो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने नेचर देख लिया कांग्रेस का। और अब हम लोग देखने वाला है कि कांग्रेस में किस तरीके के लोग थे, किस तरीके की आइडियोलॉजीज थी, किस तरीके की सोसाइटी कांग्रेस का पार्ट बनती थी। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition। सोशल कोalition क्या होता है? सोशल कोalition मतलब क्या कांग्रेस में सोसाइटी के अलग अलग पार्ट से लोग थे, इसके बारे में देखेंगे। क्या रिच पीपल थे, क्या पुअर पीपल थे, क्या मिडिल क्लास थे, इन चीजों के बारे में देखेंगे। क्या फार्मर्स थे, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन चीजों के बारे में देखेंगे। और आइडियोलॉजिकल कोalition का मतलब क्या कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, क्या सोशलिस्ट बंदे कांग्रेस में थे, क्या कम्युनिस्ट बंदे कांग्रेस में थे। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है कांग्रेस, इट इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप। अब ये क्या बोल रहा है, जब कांग्रेस बना है तो कांग्रेस कब बना? हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये 28 दिसंबर 1885 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसको बनाने वाला बंदा था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये बंदा था। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये तो ब्रिटिशर लग रहा है। हाँ, ये ब्रिटिशर ही था। ही वाज एन आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्वेंट था ये, और इसकी हेल्प से कांग्रेस बना दी गई थी। लेकिन कांग्रेस जब नई नई बनी थी दिसंबर 1885 में, तो कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनी, प्रेशर ग्रुप की तरह। और कांग्रेस का बनना 2 तरीके की आइडियोलॉजीज छोड़ता है लोगों के दिमाग में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स इसलिए बना रहे हैं ताकि इंडियंस की बातें इनको पता लगती रहे, है ना। तो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी कि कांग्रेस ब्रिटिशर्स ने इस वजह से बनाई है ताकि ब्रिटिशर्स को इंडियंस क्या प्लान बना रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, सारी की सारी चीजें इनको पता लगती रहे। और दूसरी तरफ एक थ्योरी थी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक इतना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो क्या करेगा, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ेगा और आगे बढ़कर ये आजादी की मांग करेगा। लेकिन जब कांग्रेस नई नई बनी थी तो ये आजादी वगैरह नहीं मांग रही थी। कांग्रेस एज अ प्रेशर ग्रुप था और कांग्रेस का मेन काम तब पार्टिसिपेशन मांगना था। किस चीज में पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, पार्टिसिपेशन इन जुडिशरी, पार्टिसिपेशन इन एग्जीक्यूटिव। तो पार्टिसिपेशन मांगती थी कि भैया हम लोगों को कोर्ट्स में भी इंडियंस भी होने चाहिए एज ए जजेस, है ना। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर जो है वो इंडियंस भी होने चाहिए। और क्या एमएलएज, एमपीज जो है वो भी क्या होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए। तो पहले एज अ प्रेशर ग्रुप बना था, ये मुद्दे उठाती थी बड़े बड़े, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते थे और रिवोल्ट करते थे या प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट, एकदम नीट एंड क्लीन टाइप के। और सारे पढ़े लिखे लोग जो थे वो हाई क्लास वाले पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, वकील, डॉक्टर्स, रिटायर्ड, सारे के सारे 60+ एज ग्रुप के, वो सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे स्टार्टिंग में। तो कांग्रेस बनी कैसे? कांग्रेस बनी एज अ प्रेशर ग्रुप, है ना। कांग्रेस की स्टार्टिंग एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस। तो स्टार्टिंग में इसमें एजुकेटेड लोग थे, इसमें प्रोफेशनल्स थे, और इसमें क्या थे, कमर्शियल क्लासेस थे, बिजनेस क्लास वगैरह वाले लोग थे। टू अ मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। और ये बोल रहा है कि 20th सेंचुरी आते आते, 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1900 से लेकर 1947 तक की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा हम लोगों को 1947 में। तो इस टाइम पीरियड में कांग्रेस क्या करेगी? इस टाइम पीरियड में कांग्रेस जो है एक मास मूवमेंट बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर मास मूवमेंट कैसे बनाए? तो हम सबको पता है क्या, अगर हम लोग बात करें 1906 की, तो 1906 में स्वदेशी मूवमेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात करें किसकी, 1920 की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1930 की सॉल्ट सत्याग्रह होता है, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कांग्रेस जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो स्टार्ट तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह हुई थी, लेकिन बाद में जाकर इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बाद में ये एक मास मूवमेंट बना, जिसमें मतलब लोगों का जो था पूरा के पूरा विश्वास था जिसमें, और लोग क्या करते गए, इसका साथ देते चले गए। और एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, और इट वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिलती है, ठीक है। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया की आजादी में, और बड़े बड़े लीडर्स इसके पार्ट थे, तो हम लोगों को पता ही है। आगे आते देखो क्या बोल रहा है, द कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस ने कैसे स्टार्ट किया? तो कांग्रेस जो है उसमें पहले कौन से लोग थे? ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश में बात करना आती थी। तो हम सबको पता है कि इंडिया जो था उस टाइम पीरियड में पुअर कंट्री था। इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, मतलब ये लगा लो लगभग 85 to 90% लोग जो है वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पीरियड में, इलिटरेट थे, और खासकर इंग्लिश नहीं जानते थे। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इंग्लिश वगैरह तो आने चाहिए। तो उस टाइम पीरियड में लीडर्स जो बनते थे वो ज़्यादातर ऐसे लोग बनते थे जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो अगर आज आप लोगों को इंग्लिश आती है तो उस टाइम पीरियड में आप लोगों को लीडर बना दिया जाता, ठीक है। खैर दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है,
और किसका डोमिनेशन था कांग्रेस में? तो कांग्रेस में डोमिनेशन था अपर कास्ट के लोगों का, अपर क्लास के लोगों का, आगे ना। अब वो अपर कास्ट, अपर क्लास किसी भी कम्युनिटी का और किसी भी रिलीजन का हो सकता है, ठीक है। अर्बन एलाइट का, अर्बन एलाइट का क्या मतलब है? सिटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग या फिर सिटी में रहने वाले रिच लोग, है ना, और अपर मिडिल क्लास वाले लोग भी थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस जो है एक प्रोफेशनल ग्रुप टाइप है, एक प्रेशर ग्रुप टाइप है, जो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है? प्रेशर बना रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडेंट। और ये क्या बोल रहा है? जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट वगैरह करता चला गया तो इसका सोशल बेस बढ़ता चला गया, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं 1906 की, तो 1906 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में लोग इससे कैसे जुड़े? स्वदेशी मूवमेंट से जस्ट पहले 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ था। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट किस लिए किया गया था? बंगाल यूनिटी के लिए किया गया था, ठीक है। और किस लिए गया था? टू बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए किया गया था। तो बंगाल यूनिटी वाले यानी कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी बंगाली है वो सारे के सारे क्या बोले कि भैया हम लोग है बंगाली, हम लोग ईस्ट बंगाल वाले और वेस्ट बंगाल वाले नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है? सोशल बेस बढ़ जाता है कांग्रेस का। अब कांग्रेस में सिर्फ पहले क्या था? इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, लेकिन अब बंगाली के नाम पे क्या हो गए? सारे के सारे लोग इकट्ठा आने स्टार्ट हो गए। इसके बाद क्या बोल रहा है? इट ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, उसके बाद और भी मूवमेंट्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 1920 की बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पीरियड में कौन आता है साथ में? तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा साथ कौन देता है? मुस्लिम्स देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 1919 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है और खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो जाता है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। खिलाफत कमेटी के हेड भी कौन थे? गांधी जी थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हेड भी गांधी जी रहेंगे। 1930 की अगर हम लोग बात करें तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह जिसको हम लोग कहते हैं। तो सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में भी, सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पीरियड में भी क्या था? इस टाइम पीरियड में भी गांधी जी लीडर थे, है ना। और इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प करी है या फिर जो सबसे ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे कांग्रेस सोशल मूवमेंट्स करता चला गया, जैसे जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करता चला गया, जैसे जैसे प्रोटेस्ट करता गया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वैसे वैसे इसका सोशल बेस बढ़ता जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक और चीज देखें तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, QIM, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में भी क्या हुआ था? सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी थी? विमेन ने हेल्प करी थी। कि सर सबसे ज्यादा हेल्प विमेन ने कैसे करी थी? तो विमेन ने ऐसे करी थी क्योंकि कांग्रेस के सारे लीडर्स जो थे वो जेल में थे, ठीक है। तो कांग्रेस जैसे जैसे प्रोटेस्ट करता चला गया वैसे वैसे उसका बेस बड़ा होता चला गया, उसका सोशल बेस बड़ा होता चला गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। और इसने क्या करा? अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज को इकट्ठा लाता गया, और इस वजह से कांग्रेस क्या बन गया? एक डाइवर्स ग्रुप बन गया, एक गुलदस्ता बन गया जिसमें हर तरीके का अलग अलग तरीके का फूल था, ठीक है। तो कांग्रेस को हम लोग गुलदस्ते की तरह मान सकते हैं। तो कौन कौन था कांग्रेस में? तो ये बोल रहा है कि इसमें पीजेंट्स भी थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, आगे ना। प्राइवेट काम करने वाले लोग भी है और धरती पे काम करने वाले लोग भी है, मैन्युफैक्चरर्स भी है और प्रोड्यूसर्स भी है, ठीक है। अर्बन ड्वेलर्स भी है और विलेजर्स भी है, सिटी में रहने वाले लोग भी है और गांव में रहने वाले लोग भी है। इसके साथ साथ वर्कर्स भी है और ओनर्स भी है ना। काम करने वाले लोग भी है और काम करवाने वाला बंदा भी है, ठीक है। मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट। और बोल रहा है कि हर क्लास और हर कास्ट का बंदा था, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, मिडिल कास्ट का हो। अब तो कोई कास्ट वगैरह है नहीं वैसे, क्योंकि इक्वालिटी का कानून है अब तो इंडिया में, लेकिन उस टाइम पीरियड में ये क्या बोल रहा है? हर तरीके का बंदा जो था वो कांग्रेस में शामिल था। इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, एक सोशल कोalition था, एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर एक अम्ब्रेला की तरह था, जिसमें अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस को ये क्या करता था? रिप्रेजेंट करता था। ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। और इन सब के लिए कांग्रेस में क्या थी? जगह थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद अ रूरल ओरिएंटेशन। अब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? धीरे 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 कांग्रेस के लीडरशिप में भी चेंज आता चला गया। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे पास व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, हाँ, जो फर्स्ट
प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, हमारे पास दादा भाई नौरोजी थे। तो ये सारे के सारे मॉडरेट लीडर्स थे, है ना, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग और अपर कास्ट के लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मूवमेंट्स होते चले गए वैसे वैसे इनकी लीडरशिप में भी चेंज आने लग गए, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, ये लोग तो थे मॉडरेटर्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट आने लग गए। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या, ऐसे लोग जो शांति से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, बॉयकॉट वगैरह करने की कोशिश करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट वगैरह करेंगे। इसमें हमारे पास लाल बाल पाल आते हैं, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें फिर बाद में रिवॉल्यूशनरीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिवॉल्यूशनरीज की बात करें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, इनको हम लोग रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज में भगत सिंह आते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हालांकि। लेकिन मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे अलग अलग तरीके के लोग थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो क्या थे, कांग्रेस में इन सबको क्या मिलती थी, जगह मिलती थी। 1939 के आसपास, 1939-40 के आसपास सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, उसके बाद कांग्रेस का पार्ट नहीं रहेंगे, लेकिन तब तक कांग्रेस का पार्ट थे। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज आल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस अर्लियर, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया की आज़ादी तक, ठीक है, पार्टीशन तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब सीन क्या है, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस में हर तरीके का बंदा आ रहा है ना, बताने की ये बात है। इनकी लीडरशिप में चेंज आया। एग्रीकल्चर की बात आई कि एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी आने स्टार्ट हुए इनमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग राजेंद्र प्रसाद को देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड बैकग्राउंड रहा है उनका, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप लोगों ने देखा है तो बारदोली मूवमेंट से उनका क्या था, उरूज हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी उनकी, ठीक है। तो बारदोली मूवमेंट वाज अ पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो क्या है, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चरल भी है, जिनको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे वर रिप्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव सिटीज, देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस, देयर रिस्पेक्टिव पीपल, ठीक है। तो कांग्रेस में हर बंदे को क्या मिल जाती थी, जगह मिल जाती थी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेनबो लाइक सोशल कोalition ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिटी। और ये क्या बोल रहा है कि आजादी आते आते कांग्रेस क्या बन गया, एक अम्ब्रेला टाइप, एक रेनबो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हर तरीके का कलर दिख रहा है हम लोगों को, 7 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, जैसे रेनबो में होते हैं। या फिर हम लोग क्या दिख रहा है, हर कम्युनिटी को, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, हर क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा हम लोगों को कांग्रेस में देखने को मिलता है आज़ादी आते आते। और इसकी तुलना किसके साथ करी गई है, इंडिया की सिटी के साथ करी गई है। इंडिया की सिटी के साथ तुलना करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे इंडिया की सिटी में हर कम्युनिटी वाला, हर रीजन वाला, हर रिलीजन वाला, हर कास्ट वाला, अपर क्लास वाला, लोअर क्लास वाला, मिडिल क्लास वाला, हर बंदा दिखता है, वैसे ही हम लोगों को कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा था। चलिए आगे आते। मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद द कांग्रेस। और ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स ने अपनी आइडियोलॉजी जो है वो कांग्रेस के साथ क्या कर दी, मर्ज कर दी, कि भैया जो कांग्रेस करेगा वो सही है, ठीक है। मैं अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं पार्ट हूं किसका, कांग्रेस का, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आइडियोलॉजिकल कोalition बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल कोalition क्यों है, क्योंकि सोसाइटी के हर एक सेक्शन का बंदा उसमें शामिल है। और आइडियोलॉजिकल कोalition क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कम्युनिस्ट बंदा भी है, इसमें सोशलिस्ट बंदा भी है, इसमें रिवॉल्यूशनरी भी है, इसमें मॉडरेटर्स भी है। उन सब के बारे में बात करेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ही केम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, और बारदोली मूवमेंट से इनका उरूज होता है। अगर हम लोग इनकी बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ये बैरिस्टर थे, है ना, लंदन से पढ़ाई करके आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ही विल बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सब की कहानी हमको पता है और इन सब का बैकग्राउंड हम लोगों को अलग अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे वर गेटिंग इन द कांग्रेस वाज नॉट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आइडियोलॉजिकल कोalition के बारे में बात कर रहा है। इट एकोमोडेटेड द रिवॉल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि कांग्रेस में रिवॉल्यूशनरी लोग भी थे और पैसिफिस्ट लोग भी थे। रिवॉल्यूशनरी लोग ये कौन से वाले लोग हैं, ये ऐसे वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया शांति से कुछ नहीं होगा, हम सबको क्या करना चाहिए, वायलेंस करना चाहिए, बंदूकें उठानी चाहिए, ठाई करके खत्म कर देना चाहिए किसको, ब्रिटिशर्स को, और इनको भगा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिशर्स थे कितने, है ना, कितने ब्रिटिशर्स थे जो
इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे लगभग 40-50 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, इससे ज़्यादा नहीं थे, जो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इन सब का क्या मानना था कि भैया इनको उड़ा देते, इनको खत्म कर देते। ठीक है, आई क्या बोल रहा है, पैसिफिस्ट लोग भी थे। पैसिफिस्ट मतलब हम लोग महात्मा गांधी को पैसिफिस्ट कह सकते हैं, है ना। हम लोग किसको, राजेंद्र प्रसाद को कह सकते हैं कि ही वॉज अ पैसिफिस्ट बंदा। पैसिफिस्ट का मतलब क्या है, जो गांधी आइडियोलॉजी पे चले, जो पीस की बात करे, शांतता से बात करे, ये बोले कि भैया बात करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी थे, कुछ पैसिफिस्ट भी थे, कुछ कंजर्वेटिव्स भी थे और कुछ रेडिकल भी थे, है ना। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या, पुरानी सोच रखने वाले, है ना, अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी थे, और लॉजिक के ऊपर काम करने वाले लोग भी थे, रेडिकल लोग भी थे। एक्सट्रीमिस्ट भी थे, मॉडरेट भी थे, है ना। एक्सट्रीमिस्ट जैसे हम लोगों ने देखा था अभी लाल लाजपत राय के बारे में, सॉरी हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, लाल बाल पाल के बारे में देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखा। मॉडरेट लीडर्स के बारे में देखा हम लोगों ने, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग जो कांग्रेस में है शामिल होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ सेंटर। ठीक है, तो राइट आइडियोलॉजी वाले लोग भी दिख रहे हैं। राइट आइडियोलॉजी मतलब मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट दिख रहे हैं हम लोगों को, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट दिख रहे हैं। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट मतलब हम लोगों को दिख रहा है मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बंदा। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कांग्रेस अर्लियर। हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग थे इसमें। ठीक है, कांग्रेस में लेफ्ट आइडियोलॉजीज वाली मतलब क्या, हम लोगों को सोशलिस्ट लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर, है ना। हम लोगों को आचार्य नरेंद्र देव देखने को मिलते हैं, हमें जयप्रकाश नारायण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कम्युनिस्ट है। एम.एन. रॉय देखने को मिलते हैं, ये भी क्या कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजीज वाले। सेंटर आइडियोलॉजीज वाले मतलब जो ना ज़्यादा रिच का साथ देते हैं, ना ज़्यादा पुअर का साथ देते हैं, ऐसे वाले लोग भी देखने को मिलते हैं। तो हमें सारी की सारी आइडियोलॉजीज जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलती है। आइए देखिए क्या बता रहा है, In pre-independence days, इंडिपेंडेंस से पहले, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the Congress. Example, the Congress Socialist Party. अभी क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल दे रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। कांग्रेस क्या था, एक अम्ब्रेला की तरह था, जिसमें क्या थे, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे, अपर कास्ट भी थे, अपर क्लास भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे। तो कांग्रेस का एक अम्ब्रेला की तरह है। और कांग्रेस ने ये यहाँ तक बोल दिया था कि भैया देखो ऐसा है, किसी को अगर अलग से पार्टी बनानी है तो कांग्रेस के अंडर में ये अलग से पार्टी बना दो। ठीक है, तुम्हारी आइडियोलॉजी वाली। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टी बनाई गई थी 1934 में, जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, है ना, या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के अंडर में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई थी। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके फाउंडर्स कौन कौन थे, इसके फाउंडर्स थे जयप्रकाश नारायण। इसके फाउंडर्स में हमारे पास मिलते हैं कौन, राम मनोहर लोहिया। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, राम मनोहर लोहिया मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को कौन मिलता है, आचार्य नरेंद्र देव मिलते हैं, आचार्य नरेंद्र देव मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, और हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को अच्युत पटवर्धन मिलते हैं, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, ये पेपर में आता भी है तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, पटवर्धन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो क्या थी, वो कांग्रेस का ही पार्ट थी। ठीक है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस से टूटेगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1948 में कांग्रेस से टूट जाएगी और अलग से एक पार्टी बनेगी समाजवादी पार्टी के नाम से। मतलब हर तरीके की आइडियोलॉजी और हर तरीके का सोशल बैकग्राउंड वाला बंदा जो था वो कांग्रेस में था और कांग्रेस का पार्ट था। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। तो फैक्शंस क्या होते हैं, कैसे कांग्रेस उसको टॉलरेट करती थी, कैसे मैनेजमेंट करती थी, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने नेचर देख लिया है कांग्रेस का, कि कांग्रेस का नेचर कैसा था, कौन सी आइडियोलॉजीज उसमें थी, सोसाइटी के कौन से सेक्शन से लोग उसके अंदर थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लोग तो है, आइडियोलॉजीज तो है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस उसको टॉलरेट कैसे कर रहा है, कांग्रेस उसको मैनेज कैसे कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। चलिए शुरू करते हैं।
टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, देखिए क्या बता रही है इसमें, दिस कॉलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। तो ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस की स्ट्रेंथ किसमें, उसकी कॉलिशन में। अब देखो कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर कॉलिशन क्या होता है। कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन, हाँ कि ना। जनरली होता क्या है, जनरली होता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन तब करती है, पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन तब करती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत ना हो, यानी कि मेजॉरिटी ना हो, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कहती है कि भैया आजा मेरे साथ जुड़ जा और अपन दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, आगे ना। मतलब पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो गठबंधन बनाती है या फिर कॉलिशन बनाती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं था। कांग्रेस जो था एक अम्ब्रेला की तरह था, हम लोगों ने किया था, और कांग्रेस में अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग फैक्शंस थे, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे। यानी कि कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी एक कॉलिशन है, ऑलरेडी एक गठबंधन है। इसमें राइट विंग वाला बंदा भी है, लेफ्ट विंग वाला बंदा भी है, इसमें कम्युनिस्ट भी है, इसमें सोशलिस्ट भी है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेटर्स भी है, इसमें रिवॉल्यूशनरीज भी है, इसमें लिबरल्स भी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कांग्रेस का ये जो कॉलिशन लाइक कैरेक्टर है, वो उसकी क्या है, वो इसकी बैकबोन है, वो इसकी स्ट्रेंथ है, वो इसकी स्पाइनल कॉर्ड है एक तरीके से, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, हाउ अ कॉलिशन एकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। ये बोल रहा है कि कॉलिशन क्या करता है, एक गठबंधन क्या करता है, हर किसी को जगह देता है जो भी उसको ज्वाइन करता है। मतलब हर किसी की बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी, मानी जाएगी, और सबको टॉलरेबली आराम से रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या बोल रही है, इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। अब देखो क्या है, कांग्रेस में जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि कांग्रेस में एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बंदा भी है और एक्सट्रीम राइट वाला बंदा भी है। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिज्म वाले बंदे भी है, आगे ना। और अगर हम एक्सट्रीम राइट की बात करें तो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है। तो कांग्रेस क्या करेगी, इसकी साइड लेगी क्या या उसकी साइड लेगी क्या? नहीं करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, दोनों की बातें सुनेगी और दोनों के बातों का क्रक्स निकाल देगी। क्रक्स निकालने का मतलब क्या है, दोनों की बातें सुनकर जो सही चीज होगी, है ना, जिससे दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज लेकर आएगी जिससे सारे के सारे फैक्शंस को ये मैनेज करना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रैटेजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्टी। और इस वजह से जो अपोजिशन था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में था। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चीजें हम लोगों को कांग्रेस में ही मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे सोशलिस्ट पार्टी थी हमारे पास, सोशलिस्ट पार्टी जो है अबाउट 1948 में बनती है, 1948 में। और ये क्या करती है, ये बोलते हैं कि भैया हम लोग समाजवादी है, हम समाजवाद के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करिए सब कुछ। 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग भी समाजवादी है, हम लोग भी क्या है, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी ग्रुप या सोशलिस्ट ग्रुप कांग्रेस में प्रेजेंट है। तो अपोजिशन पार्टीज का दिमाग चकरा रहा है अब कि भैया हम लोग अपोज करें तो किस बात पे करें। अगर हम लोग एक्सट्रीमिज्म में अपोज करेंगे तो कांग्रेस के पास एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अगर हम रिवॉल्यूशनरी बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में रिवॉल्यूशनरी है, अगर हम सोशलिस्ट बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में सोशलिज्म वाले लोग भी है, ठीक है। अगर हम कम्युनिस्ट बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में कम्युनिस्ट वाले लोग भी है। मतलब कांग्रेस की स्ट्रेंथ है ये, क्या कि इसके कल बताया था मैंने आप लोगों को कि कांग्रेस एक गुलदस्ते की तरह है ना, और एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर तरीके के फूल है, हर तरीके की आइडियोलॉजी से, हर तरीके के सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, अपोजिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में चली जाती थी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड अ प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। ये बोल रहे कि अपोजिशन कुछ भी अगर कहना चाहती थी वो कांग्रेस के प्रोग्राम में, कांग्रेस के प्लानिंग में, कांग्रेस के जगह पर उनको क्या होता था, मिल जाता था। मतलब कांग्रेस में ऑलरेडी वो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस में ऑलरेडी वो प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज अब सोच रही है कि यार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ अ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। अब देखो क्या बोल रहा है, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी वाले, अलग अलग सोच वाले लोग हैं, उसमें क्या होगा, उसमें टॉलरेंस तो आना ही आना है, हाँ ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि लेफ्ट विंग वाले लोग भी है जो क्या चाहते हैं, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें इक्वलिटी का स्टेटस हो सबके पास, या फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जिसमें सोशल वेलफेयर कौन करे, गवर्नमेंट करे, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज ज्यादा ना हो, गवर्नमेंट के हाथ में प्रॉपर्टीज हो, सबको अनाज, सबको रिसोर्सेज इकट्ठा मिले। इसी तरीके से इसमें क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट लोग भी हो सकते हैं जो क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भैया सारी चीजें कैसे हो, मार्केट फोर्सेस हो, सारी चीजें क्या हो, सारी चीजें प्राइवेट हो, ऐसे लोग भी होंगे,
हाँ कि ना। अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस किसकी बात मानेगी, तो ये बोल रहा है कि कांग्रेस सबकी बात सुनेगी, कांग्रेस सबकी बातों पे मद्देनजर रखेगी, और कांग्रेस क्या करेगी, एक ऐसा व्यू लेगी जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो। हाँ कि ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ी डिबेट चली कि इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना है या इंडिया को एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना है। इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए इंडिया की, सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो दोनों जने थे हमारे पास, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ कांग्रेस ने क्या डिसाइड करा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आएंगे। क्यों? तो कांग्रेस ने क्या दर्शाया, कांग्रेस ने ये दर्शाया कि भैया मैं किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे कभी नहीं जाऊंगा, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में भी नहीं आऊंगा, एक्सट्रीम राइट में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी, मतलब देखो सबको टॉलरेट करके चल रहा है ये, हाँ कि ना। और इसी वजह से कांग्रेस को क्या बोला जाता है, कांग्रेस को ना तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले बोला जाता है ना ही राइट आइडियोलॉजी वाला बोला जाता है, बल्कि कांग्रेस को बोला जाता है एक सेंट्रिस्ट पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें हर किसी के लिए जगह है और जिसका वजन भारी होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, जो डेवलपमेंट की ज्यादा बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब कांग्रेस क्या कर रहा है, हर एक बंदे को टॉलरेट करके चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग दिस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस ने यही सेम चीज फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में करी। ठीक है, मतलब क्या, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में भी जैसे जैसे ये लोग सोशल मूवमेंट्स करते गए, कांग्रेस का बेस बढ़ता चला गया, है ना। हिंदूज भी आए, मुस्लिम्स भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, पारसीज भी आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम्युनिस्ट भी आए, सोशलिस्ट भी आए, और क्या एक्सट्रीम हिंदुइज्म वाले लोग भी आए, एक्सट्रीम मुस्लिम वाले लोग भी आए। ठीक है, तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस जो है इतना बड़ा ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये सबको टॉलरेट करता है। ठीक है, यही सेम चीज इसने इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में करी, सबको यूनाइट करने के लिए, और वही सेम चीज ये इंडिपेंडेंस के बाद भी कर रहा है, क्या करने के लिए, पावर में रहने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, दैट इज वाई इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विथ इट्स शेयर ऑफ पावर, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रैदर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग एन अपोजिशन। और इसी वजह से कांग्रेस का जो टॉलरेंस वाली सिचुएशन थी, कांग्रेस जो क्या करता था, सबकी बात मानता था, सबकी बातें सुनी जाती थी इसमें, और इसी वजह से जो जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ, लेफ्ट आइडियोलॉजी वालों की बात मानी गई और राइट आइडियोलॉजी वाले की बात नहीं मानेगी, कम्युनिस्ट वालों की बात मानेगी और एक्सट्रीमिस्ट वालों की, कैपिटलिस्ट वालों की बात नहीं मानेगी, मान लो। ठीक है, तो अब कैपिटलिस्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहे, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि इस मुद्दे में लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी की बात जो है ज्यादा सही है, लेकिन अगली बार तो मेरी बात मानेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो रैदर देन कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं और कांग्रेस को अपोज करूं जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, कांग्रेस के अंदर ही रहकर इनसे लड़ाई करूंगा, ये सोचा जाता था, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाते थे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उसकी यूनिटी। These groups inside the party are called factions। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर फैक्शंस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनो फैक्शंस क्या होते हैं। फैक्शंस जो है, फैक्शंस अपन इसको सिंपली कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर का ग्रुप है। ठीक है, जैसे जैसे कांग्रेस एक ग्रुप है, आगे ना, और कांग्रेस के अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है, ये जो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है इन्हीं को बोला जाता है फैक्शंस, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फैक्शंस, है ना। देखो क्या बोल रहा है, और हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, हमारे टॉपिक का नाम ही है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। ठीक है, तो इन अलग अलग ग्रुप्स को कैसे संभालता था कांग्रेस। ठीक है, दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। तो अगर कोई पूछे कि फैक्शंस क्या होता है, तो ग्रुप विद इन अ ग्रुप और ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज faction। The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो coalitional nature था कांग्रेस का, वो क्या करता था, वो इन सबको टॉलरेट तो करता था, लेकिन इनमें से किसी को दबाता नहीं था। ऐसा नहीं करता था कि भैया एक ही आइडियोलॉजी वाले लोगों की बात मानी जा रही है, दूसरे लोगों को एकदम किनारे कर दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं करता था। बल्कि कांग्रेस क्या करता था, हर एक आइडियोलॉजी को एनकरेज करता था कि तुम अपनी आइडियोलॉजी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन रहो कांग्रेस में ही। आगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हो, तो होना क्या चाहिए, ये लोग आपस में लड़ने चाहिए और ये लोग कांग्रेस को छोड़ के जाने चाहिए और कांग्रेस वीक होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ये क्या थी, स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोगों को कांग्रेस में विश्वास था, प्लस ये सारे के सारे लोगों को ये पता था कि कांग्रेस पार्टी हर एक आइडियोलॉजी को इज्जत देती है, हर एक आइडियोलॉजी को टॉलरेट करती है, उनको मैनेज करती है और सबकी बात सुनी जाती है। इस वजह से ये क्या नहीं करते थे, ये लोग छोड़ के नहीं जाते थे, जो कि स्ट्रेंथ बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जबकि क्या बननी चाहिए थी, वीकनेस बननी चाहिए थी।
Since there was room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. सेम चीज बोल रही है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में जगह बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस में सबकी बात सुनी जाती थी, इस वजह से कोई कांग्रेस को छोड़ के जाना पसंद नहीं करता था और फायदा भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़ के जाओगे, अपोज करोगे, हार जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गैप देखा कांग्रेस में कितना है, कांग्रेस इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कांग्रेस के 364 सीट्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेकंड नंबर पे आई थी उसकी सिर्फ 16 सीट्स थी। तो गैप इतना ज्यादा है कि कांग्रेस को अपोज करने का तो फायदा नहीं है, और अपोजिशन करोगे किसमें? हर चीज तो कांग्रेस के पास है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों की वजह से कांग्रेस क्या नहीं करता, बिल्कुल भी कांग्रेस को छोड़ के लोग नहीं जाते। फैक्शंस, मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। अब ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस 1885 में बनी है और 1885 के बाद से काम कर रही है, मतलब कांग्रेस जो है इसका हर एक बंदा या हर एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने होंगे, कहां पर? स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे। कांग्रेस फैली हुई पार्टी है ना, 1885 से लेकर 1947 तक इसने आज़ादी के लिए काम किया और उसके बाद ये लगातार क्या करेगी, इलेक्शंस वगैरह जीतेगी और डोमिनेंस दिखाएगी अपना, किसमें? इंडिया के इलेक्शंस में, इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में, आगे ना, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो क्या बोल रहा है, बहुत सारे स्टेट यूनिट्स थे कांग्रेस के जो क्या करते थे, जो कांग्रेस के अंदर में ही थे, लेकिन कांग्रेस के अंडर में ही थे हर स्टेट की यूनिट जो है, लेकिन इनमें भी क्या थे, अलग अलग फैक्शंस थे और कांग्रेस उन सारे फैक्शंस को इज्जत देकर उन सबको इकट्ठा रखकर उन सबको टॉलरेट करता था और उन सबकी बातें मानी जाती थी। द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, और सारे के सारे फैक्शंस की आइडियोलॉजी अलग है ना। तो ये क्या दिखाता था, ये दिखाता था कि कांग्रेस जो है, ये ऐसा दर्शाता था कि कांग्रेस जो है वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि सारी की सारी आइडियोलॉजीज इसमें समा जाती है, सारे के सारे विंग्स इसमें समा जाते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले भी इसके अंदर समा जाते हैं, राइट आइडियोलॉजी वाले भी इसमें समा जाते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग, अलग अलग कास्ट वाले लोग जो है इसके अंदर समा जाते हैं। मतलब कांग्रेस को छोड़ने की बात तो दूर, कांग्रेस के अगेंस्ट में बात करने की भी कोई सोचता नहीं था इसमें, इनमें, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, कांग्रेस बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है अपने फैक्शंस को। इट वॉज हेल्पफुल इन काउंटरिंग अदर पार्टीज, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा दूसरे पार्टीज को काउंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज अगर खड़ी होती है, मान लो क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई, कांग्रेस से टूट के ही बनी है वो भी, ठीक है, कब वो हम लोग करने वाले आगे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से टूट के बनी, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से टूट के बनी, लेकिन कांग्रेस में ऑलरेडी कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले लोग हैं, ठीक है। तो कांग्रेस में बिलीव करने की बजाय नई पार्टीज में बिलीव क्यों करेंगे लोग, है ना। तो ये क्या होगा, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल दिखाई देगा हम लोगों को, जिस तरीके से ये टॉलरेट करती थी और मैनेज करती थी अपने फैक्शंस को, ठीक है। आगे आते, देखते आगे क्या है हमारे पास। द अदर पार्टीज प्राइमरली अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस एंड देयरबाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। अब क्या है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एज इन जो कांग्रेस को छोड़ के जा चुकी है या फिर जो अपोजिशन में पार्टीज है, अब कांग्रेस क्योंकि गवर्नमेंट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसमें, गवर्नमेंट में, आगे ना, लगातार गवर्नमेंट में रहेगी और डोमिनेंस इसका 1952 से लेकर 1967 तक चलेगा। तो जो बाहर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी थे, जैसे सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस से 1948 में अलग हो गई थी, आगे ना, और ये क्या अपोजिशन है कांग्रेस का, सोशलिस्ट पार्टी। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसको अगर अपनी कोई बात मनवानी थी तो वो क्या करता था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों के पास जाता था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशलिस्ट विंग के पास जाता था, ऐसे लोगों के पास जाता था जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, और उनको जाकर बताता था कि भैया देखो यार, ये चीज़ करवाने की ज़रूरत है, तुम कांग्रेस में ये मुद्दा रखो ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर भी काम करे। मतलब बाहर वाले लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सजेशन दे रहे कि ऐसा होना चाहिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, ये जाकर बात रखते थे, उनकी बात मानी जाती थी, ये भी खुश, अपोजिशन भी खुश, लेकिन इनके वोट और गिर जाते थे फिर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। और क्योंकि इतने सारे फैक्शंस थे, इसके बाद इसकी वजह से क्या होता था, बैलेंस बना रखता था, ठीक है। अच्छा, नेहरू जी का एक और दिमाग बड़ा खतरनाक चलता था। क्या खतरनाक चलता था, नेहरू जी क्या करते थे, ये अपने कैबिनेट में कोशिश करते थे कि हर एक बंदे को रखा जाए, हर एक आइडियोलॉजी वाले बंदे को रखा जाए, चाहे वो पार्टी का हो चाहे वो पार्टी का नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या करा था, नेहरू जी ने BR अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया था, जबकि ही वॉज नॉट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, आगे ना, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए कि भैया हम लोग जो है बहुत टॉलरेटिंग पार्टी है, हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और हमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग चाहिए, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के ही पार्ट है, मुस्लिम लीडर है, उनको क्या बना दिया था, उनको एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया था, ठीक है। और क्या, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में हम लोग देखते हैं, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था, शी वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी कैबिनेट में जगह मिली थी, ही वॉज फ्रॉम भारतीय जनसंघ,
ठीक है, मतलब कांग्रेस क्या दिखाना चाह रहा है, कांग्रेस ये दिखाना चाह रहा है कि भैया देखो, चाहे तुम अपोजिशन पार्टी वाले हो, लेकिन अगर तुम लोग एक अच्छे लीडर की तरह हो तो हम लोग तुम्हें इज्जत देंगे और तुम्हें हम लोग मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। अब ये क्या बोल रहा है कि कांग्रेस जो है इसका डोमिनेंस चल रहा है 1952 से लेकर 1967 तक, और कांग्रेस के अंदर में ही क्या चल रहा है, मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी है इस टाइम पीरियड में, और कांग्रेस ही इस टाइम पीरियड में क्या है, अपोजिशन पार्टी है। मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर ही चल रहा है। पार्टी कोई छोड़कर जा रहा है तो उसकी वैसी इज्जत नहीं है। ठीक है, वो नई पार्टी बना लेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 सीट ले जाएगा, 10 सीट ले जाएगा, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, in that sense, in the first decade of electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition। और बोल रहा है कि इस सेंस में पहले डिकेड मतलब 1950s वाला जो डिकेड है, उसमें कांग्रेस कैसे दिखाई देती है हम लोगों को, कांग्रेस ऐसे दिखाई देती है कि यही क्या है, रूलिंग पार्टी है और यही एक अपोजिशन पार्टी है। आगे आते हैं, चलो अगला नया टॉपिक है, अपन नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट बड़ी जल्दी। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।